नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अप्रैल 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं विभिन्न एग्जामों जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस और स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो सही आंसर है राकेश मोहन। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वी डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में मोहन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के अंशकालिक सदस्य भी हैं। अगला प्रश्न है, 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है SGBN लिमिटेड। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 में SGBN लिमिटेड ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। SGBN को सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए उपलब्धि पुरस्कार और CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, DRDO ने किस राज्य में हथियार प्रणाली के लिए एक नया परीक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। केंद्र पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के चांदीपुर के समान इस स्थल का उद्देश्य चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में संतृप्ति के कारण एक अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र उपलब्ध कराना है। यह उड़ीसा में एकीकृत कार्यभार को कम करेगा और संचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा लंपी स्किन डिजीज किस जानवर से जुड़ा है? इसका सही आंसर है मवेशी। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों को प्रभावित करती है। यह खून पीने वाले कीड़ों जैसे कि मक्खियों और मच्छरों या टिक्स की कुछ प्रजातियों द्वारा फैलता है। यह बुखार, त्वचा पर गांठें पैदा करता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है, खासकर उन जानवरों में जो पहले वायरस के संपर्क में नहीं आया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जिसका सही आंसर है मिस्र। अब्देल फतह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। राष्ट्रपति सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6% वोटों के साथ जीत हासिल की। इसके साथ ही अल सीसी वर्ष 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। अफ्रीका देश कांगो ने जुडिथ सुमिनवा तुलुका को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तुलुका की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रवांडा की सीमा से लगे इलाके तनाव में है। कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी किंशासा है। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो सही आंसर है पारादीप बंदरगाह। ओडिशा में सरकारी स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बनने के लिए तैयार है। इस मामले में बंदरगाह ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है अर्जुन एरिगेसी। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगेसी दुनिया में 9वें स्थान पर है। इस मामले में उन्होंने 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। 21 वर्षीय अर्जुन के बाद FIDE रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय विश्वनाथन आनंद है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो सही आंसर है समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। इस मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहरीन, कतार और जो गल्फ ऑफ ओमान से सटे हुए जो कंट्री है और पारसी खाड़ी से सटे हुए कंट्री है, तो उसका आप मैप के थ्रू एक्सप्लेन समझ सकते हैं। कौन सा संगठन 16 अप्रैल को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो इसका सही आंसर है मस्दर। अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी PJSC मस्दर UAE का स्वच्छ ऊर्जा पावर हाउस विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कमर कस रहा है। 16 से 18 अप्रैल तक अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर ANDEC में होने वाला WFES यानी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की भविष्य की ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक और स्थिरता के लिए दुनिया का अग्रणी व्यावसायिक कार्यक्रम है, जिसमें कार्यक्रमों, सक्रियताओं, चर्चाओं और मंचों का एक पूरा कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए प्रत्युष परियोजना शुरू की गई। इस संदर्भ में प्रत्युष का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है प्रॉबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। प्रत्युष चंद्र कक्षा में एक भविष्य का रेडियोमीटर है जो हमारे ब्रह्मांड के कॉस्मिक डॉन को प्रकट करेगा। प्रत्युष इस सवाल का जवाब देगा कि हमारे ब्रह्मांड में पहले तारे कब बने, पहले तारों की प्रकृति क्या थी और पहले तारों
से प्रकाश क्या था, या दूसरे शब्दों में कॉस्मिक डॉन के प्रकाश का रंग क्या था। पृथ्वी उस अग्रणी अंतरिक्ष दूरबीन होगी जो पहली बार हमारे शिशु ब्रह्मांड के इतिहास को बताएगी, क्योंकि यह बिग बैंग के बाद बदल गया था। ठंडी गैस के सितारों और आकाशगंगाओं में और ब्राह्मण जैसा कि आज हम जानते हैं, पृथ्वी जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी के 20वें संस्करण की घोषणा की है। इसके द्वारा सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया, जिसका सही आंसर है 5। इस वर्ष यंग ग्लोबल लीडर्स कार्यक्रम के लिए 5 भारतीयों को चुना गया। वो है भूमि पेडनेकर, कला और संस्कृति, बॉलीवुड अभिनेत्री है जिन्होंने दम लगा के हिस्सा, टॉयलेट एक प्रेम कथा और बधाई दो जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। अद्वैत नायर जो कि व्यवसाय है से रिलेटेड है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है नायका फैशन के। अर्जुन भरतिया व्यवसाय निदेशक जुबिलेंट समूह के। प्रिया अग्रवाल हेब्बार व्यवसाय गैर कार्यकारी निदेशक वेदांता लिमिटेड। और शरद विवेक सागर सामाजिक उद्यमी है। अगला प्रश्न, आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है, तो इसका सही आंसर है 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के फैसले की घोषणा की है। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.50% बरकरार रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5:1 के बहुमत से नीतिगत दर पर फैसला लिया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने हाल ही में थाईलैंड के फुकेत में भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, इसका सही आंसर है बिंदिया रानी देवी। भारतीय भारोत्तोलक बिंदिया रानी देवी ने थाईलैंड के फुकेत में IWF विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता है। गैर ओलंपिक महिलाओं की 55 किलोग्राम श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करते हुए बिंदिया रानी देवी ने कुल 196 किलोग्राम, 83 किलोग्राम स्नैच, 113 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क उठाकर रिकॉर्ड स्टैंडिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है। पहला प्रश्न है, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो इसका सही आंसर है शेफाली बी। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में शेफाली बी शरण ने कार्यभार संभाला है। शरण भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच का अधिकारी है। पीआईबी भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो सरकारी नीतियों सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचना प्रसारित करती है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में यूएसए में मियामी ओपन 2024 में पुलिस कल का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर है जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर ने रविवार को हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-3, 6-1 से हराकर एटीपी मियामी ओपन मास्टर्स 1000 का खिताब जीत लिया। यूएस इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो इसका सही आंसर है तरुण बजाज। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF ने पूर्व राजस्व सचिव और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव तरुण बजाज को यूएसए इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी तरुण बजाज ने राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया है। यूएसए इंडिया टैक्स फोरम को आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता है, जबकि अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में भारत को दूसरा पदक दिलाया है। सीनियर भारतीय कुश्ती टीम ने 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया है। 4 पदक और रजत और 5 कांस्य। चैंपियनशिप में कुल 30 भारतीय पुरुष और महिला पहलवानों ने भाग लिया था। मिराज सर जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया, किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेष रूप से सितार और तानपुरा बनाने में अपनी शिल्पकला के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में GI टैग दिया गया है। GI टैग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को दर्शाता है और जो उसके वाणिज्यिक मूल्य को बढ़ाता है। हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो उसका सही आंसर है लक्षद्वीप। हाल ही में लक्षद्वीप में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। सागर कवच 1/24 नामक इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र से होने वाले विषम खतरों से निपटने में तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को प्रमाणित करना था। अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है भारत और उज्बेकिस्तान। भारतीय सेना की टुकड़ी 15 से 18 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मेज में होने वाले भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुई। अभ्यास दस्तलिक एक वार्षिक आयोजन है जो बारी बारी से भारत और उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाता है।
अमोघ डिवीजन फाजिल्का ब्रिगेड के सेवियर्स और सब शक्ति कमांड के मुल्तान बटालियन ने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया, जबकि उज्बेकिस्तान गणराज्य के सशस्त्र बलों की 2 प्लाटूनों ने उज्बेकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, क्वाक्वेरेली साइमंड्स यानी क्यूएस द्वारा घोषित विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के अनुसार विकास अध्ययन के क्षेत्र में किस विश्वविद्यालय ने वैश्विक स्तर पर 20वां स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है जेएनयू। भारतीय विश्वविद्यालयों ने विश्ववार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने कुल 424 प्रविष्टियों के साथ रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है। यह पिछले वर्ष 355 प्रविष्टियों की तुलना में 19.4 की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने विश्व रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है और विकास अध्ययन के 20वें स्थान पर पहुंचकर विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस मिशन के लिए अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर है चंद्रयान 3। इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो हर साल दिया जाता है अंतरिक्ष एजेंसियों, कंपनियों या संगठनों के संघ द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज में उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाता है। अगला प्रश्न है, मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बना है? तो इसका सही आंसर है सुमित नांगल। 49 वर्षों बाद मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सुमित नांगल 2 घंटे 11 मिनट तक चले कड़े संघर्ष के बाद वह दूसरे राउंड में होल्गर रूण से 3-6, 6-3 और 2-6 से हार गए। अगला प्रश्न है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र कहाँ है? इसका सही आंसर है खावड़ा। गुजरात अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के खावड़ा में बंजर भूमि पर 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है, जिसके बाद वह यह ऊर्जा स्रोत की परवाह किए बिना ग्रह का सबसे बड़ा बिजली संयंत्र बन जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025-2030 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में किसे फिर से चुना गया है? तो इसका सही आंसर है जगजीत पावड़िया को मार्च 2025 से 2030 तक तीसरे कार्यकाल के लिए गुप्त मतदान द्वारा INCB में फिर से चुना गया। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में उन्हें सबसे अधिक वोट मिले हैं। किस संस्थान ने बीमारी के ट्रैकिंग के लिए नैनो सेंसर का अनावरण किया है? इसका सही आंसर है IIT जोधपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की है। यह नैनो सेंसर जल्द ही साइटोकिन्स का पता लगाने में सक्षम होगा, जो प्रोटीन का एक समूह है जो हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है आचार्य लोकेश मुनि जैन। आचार्य लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। यह पुरस्कार आचार्य लोकेश मुनि के जनहित और मानवता के लिए किए गए योगदान को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है लिंडी कैमरून। ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO लिंडी कैमरून भारत में देश की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लेंगी। कैमरून की नियुक्ति भारत द्वारा 1954 में लंदन में अपने उच्चायुक्त के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित को नियुक्त करने के 70 साल बाद हुई है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन पंडिता ने 1961 तक उस पद पर कार्य किया था। किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम ने बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड अपनी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल बालिका सशक्तिकरण मिशन का एक नया संस्करण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पहल के अनुरूप है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 10वीं है। मुख्य निष्कर्षों से पता चलता है कि रूस सबसे आगे है, उसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया। भारत का स्कोर 6.13 दर्ज किया गया है और 15 देशों की सूची में वो 10वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, रश्मि कुमारी ने 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप 2024 में रिकॉर्ड 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब हासिल किया है। वह भारत के किस राज्य से है? तो वो भारत के बिहार राज्य से है दोस्तों, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। उसके महत्वपूर्ण बिंदु है, 3 बार की विश्व चैंपियन रश्मि कुमारी ने मध्य प्रदेश में कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप के महिला के फाइनल में नागा ज्योति को 25
8, 14, 20 और 25, 20 से हारा है। तो इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। रश्मि कुमारी बिहार से है। अगला प्रश्न है, जॉन डग्स गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर गगनदीप कांग। डॉक्टर गगनदीप कांग एक भारतीय शोधकर्ता को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 जॉन डर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना में खुदाई में मिले बौद्ध स्थल का नाम क्या है जहां सिक्कों से भरा मिट्टी का एक बर्तन मिला है? फणिगिरी बौद्ध स्थल। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के फणिगिरी में बौद्ध मंदिर में खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में प्राचीन शीशे के सिक्के मिले हैं। फणिगिरी गांव सूर्यापेट जिले में स्थित बिकरू नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। फणिगिरी के प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल को पहली बार निजाम के काल में खोजा गया और संरक्षित किया गया। इसकी खुदाई 1941 से 1944 तक ख्वाजा मोहम्मद अहमद द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है जो यूनिकॉर्न निर्माण में के मामले में देशों को रैंक करता है? तो सही आंसर तीसरा। 2024 में विश्व यूनिकॉर्न परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसा कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में बताया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 703 यूनिकॉर्न के साथ अपना नेतृत्व बनाए रखा और चीन के 340 के साथ दूसरे स्थान पर आया। भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर आया। रूस द्वारा हाल ही में भारत को प्रदान की गई पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है इग्ला एस। भारतीय सेना को रूस से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मनपड का पहला बैच प्राप्त हुआ है। MANPADS जो 120 लॉन्चर और 400 मिसाइलों के लिए एक बड़े सौदे का हिस्सा है। INS शारदा को नौसेना प्रमुख द्वारा समुद्री डकैती विरोधी अभियान के लिए सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑन द स्पॉट साइटेशन। नौसेना प्रमुख ने समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए INS शारदा को यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। नई दिल्ली नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने समुद्र में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को सफल संचालन के लिए INS शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। तो ऑन द स्पॉट साइटेशन अवार्ड का नाम है दोस्तों। भारत का पहला निजी सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है टाटा एडवांस सिस्टम TASL ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह TSAT-1A लॉन्च किया है। TASL ने सैटेलॉजिक के साथ मिलकर 7 अप्रैल को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। अप्रैल 2024 में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन द्वारा मानद फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है रघुराम पिल्लारी शेट्टी। हैदराबाद स्थित किम्स उषा लक्ष्मी स्तन रोग केंद्र के संस्थापक निदेशक डॉक्टर रघुराम पिल्लारी शेट्टी को वाशिंगटन DC में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन की मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह सर्वोच्च सम्मान है जो ASA किसी विदेशी धरती के सर्जिकल सहयोगी को दे सकता है और डॉक्टर रघुराम संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने सर्जिकल संगठन के 144 साल के इतिहास में यह सम्मान पाने वाले दक्षिण एशिया के तीसरे सर्जन है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस स्थान पर 5200 वर्ष पुराना हड़प्पा स्थल खोजा गया है? तो इसका सही आंसर है कच्छ जिले के खटिया गांव के पास पड़ता बेट। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने जिन्होंने पहले 2019 में गुजरात के जूना खटिया में एक प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान की खोज के लिए कई सफल अभियान चलाए थे, को कच्छ जिले के खटिया गांव के पास लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता बेट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती से और अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? इसका सही आंसर है 10वीं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की लिस्ट जारी की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट दिल्ली की 10वीं रैंकिंग है। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष स्थान पर है और इसके बाद पहली बार दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा किया है। इस रैंकिंग में लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा चौथे और टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है? तो इसका सही आंसर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 287 रन पर 3 विकेट का स्कोर बनाया जो एक नया रिकॉर्ड टोटल है। इसी सीजन हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन का रिकॉर्ड बनाया था।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एमडी कौन है जिन्हें दूसरी 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बुल्गारिया के क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने 2019 से आईएमएफ की एमडी के रूप में कार्यरत है। हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुराग कुमार। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग डीपीटीओ द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार आईपीएस को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर अनुराग की नियुक्ति 5 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए यानी 24 फरवरी 2027 तक की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका सही आंसर है दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 30 अप्रैल 2024 को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सेवा से रिटायर होने वाले हैं। त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। स्काईट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही आंसर है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा HIA स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया है। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया है। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता है। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट में 36वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति किस देश को कर रहा है? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। हाल ही में $375 मिलियन के समझौते के तहत भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के पहले बैच की आपूर्ति की है। फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में यह डील की थी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से फायर होती है। 22 अप्रैल 2024 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का विषय क्या है? इसका सही आंसर है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। हर साल 22 अप्रैल को दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पर्यावरण को होने वाले खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पृथ्वी दिवस की थीम इस साल प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है, यानी ग्रह बनाम प्लास्टिक है। इस साल की थीम का मकसद लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए प्रेरित करना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही इस थीम के माध्यम से यह कोशिश की जाएगी कि आने वाले साल 2040 तक प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 60% तक गिरावट आ सके। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस की शुरुआत 1970 में हुई थी। इस आयोजन के पीछे का विचार अमेरिकी सीनेटर गेलार्ड नेल्सन और हार्वर्ड के छात्र डेनिस हेस से आया था। वे दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका में बिगड़ते पर्यावरण और कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में जनवरी 1969 में हुए बड़े पैमाने पर तेल रिसाव से बहुत परेशान थे। पर्यावरण के प्रभाव से बहुत परेशान होकर वे छात्र विरोधों की ऊर्जा को वायु और जल प्रदूषण के बारे में उभरती हुई सार्वजनिक चेतना में शामिल करना चाहते थे। उन्होंने छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना, जो स्प्रिंग ब्रेक और अंतिम परीक्षाओं के बीच का कार्य दिवस है। 1970 के बाद पृथ्वी दिवस पर कई महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटनाएं घटित हुई, जिनमें 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर भी शामिल है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है श्रीधरन पिल्लई। दक्षिणा मन्नाय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी के शंकराचार्य जगतगुरु श्री श्री विधु शेखर भारती स्वामी ने गोवा में गोवा के राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा का विमोचन किया है। श्री पिल्लई की 221वीं पुस्तक का विमोचन डोना पाउला स्थित राजभवन के नए दरबार हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता दामोदर मोजो को पुस्तक की पहली प्रति प्रदान की गई। हाल ही में भारत के किस स्थान पर नौसैनिक अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर है पूर्वी तट। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत के पूर्वी तट पर पूर्वी लहर नामक सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों का आकलन करना था। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना, IAF, अंडमान और निकोबार कमांड और तटरक्षक बल के जहाजों और पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों ने भाग लिया, जो सेनाओं के बीच बहुत उच्च स्तर की अंतर संचालन क्षमता को दर्शाता है। अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया है। किस मूल्य वर्ग में सिक्के जारी किए गए? उसका सही आंसर है 100 रुपए। भारत सरकार भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में
100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी। वित्त मंत्रालय ने 23 फरवरी 2024 को राजपत्र अधिसूचना जारी करके सिक्के की पुष्टि की। 100 रुपए के सिक्के की धातु की संरचना में 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ता है। अगला प्रश्न है, 2024 की यूनेस्को की वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की थीम क्या है? इसका सही आंसर है रीड योर वे। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के रूप में नामित किया गया है और इसे लोगों को पढ़ने का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य लोगों और समाजों दोनों पर पुस्तकों के महत्वपूर्ण प्रभाव को स्वीकार करना है। हाल ही में किस बैंक ने बैंकिंग उद्योग का पहला एटीएम बीमा पेश किया है? इसका सही आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। उन्होंने कहा है कि भारतीय बैंकिंग उद्योग में पहली बार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एटीएम बीमा शुरू किया है ताकि ग्राहक अपने डेबिट कार्ड के जरिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम के माध्यम से बीमा खरीद सकेंगे। उन्होंने कहा है कि एटीएम पर बीमा की यात्रा उद्योग में पहली बार की गई है, इसलिए एयू एसएफबी ने मार्च 2024 में अपना पहला एटीएम बीमा शुरू करने से पहले इस प्रक्रिया को पेटेंट करा लिया है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि एयूएसएफबी ने व्हाट्सएप इंश्योरेंस भी शुरू किया है, जहां ग्राहक को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर उपयोग करके तुरंत पॉलिसी मिल जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है रेजर पे। रेजर पे ने फिनटेक कंपनी रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी में क्लाउड आधारित इनोवेशन यूपीआई स्विच के साथ अपना खुद का यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है और कहा है कि यह समाधान आसान और तेज लेन देन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। सफलता दर को 4 से 5% तक बढ़ाते हुए समाधान को किसी भी समय प्रति सेकंड 10,000 लेन देन टीपीएस ट्रांजेक्शन पर सेकंड तक संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 अप्रैल। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इस प्रकार यह तिथि जमीनी स्तर पर राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। तदनुसार भारत सरकार ने राज्यों के परामर्श से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस स्मरणोत्सव का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। राजस्थान भारत में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर है रतन टाटा। इस सम्मान समारोह में उन्हें शिक्षाविद प्रोफेसर अच्युत सामंत केआईआईटी और केआईआईएस के संस्थापक और कंधमाल लोकसभा सांसद द्वारा सम्मानित किया गया। यह सामाजिक विकास और अनुकरणीय कॉर्पोरेट नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। इस सम्मान की घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन तब कोविड महामारी के कारण रतन टाटा यह सम्मान प्राप्त करने में असमर्थ रहे। इसके लिए टाटा ने केआईएसएस और इसके संस्थापक डॉक्टर सामंत का आभार व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने ऐतिहासिक जीत के साथ मौजूदा ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को चौंका दिया और 14 साल बाद तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। टीम के सदस्यों के नाम क्या है? तो नाम है धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव। तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय रिकर्व पुरुष टीम ने शीर्ष रैंकिंग वाले कोरिया को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता। जबकि दिसंबर 2022 में मां बनने के बाद वैश्विक स्पर्धा में वापसी कर रही दीपिका कुमारी ने रविवार को शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में व्यक्तिगत रजत पदक जीती है। राय, धीरज और जाधव ने फाइनल में कोरिया की विश्व और एशियाई खेलों की चैंपियन ली वुसॉक और ओलंपिक चैंपियन किम जे दोक और किम वुजिन की टीम को 5-1 यानी कि 57-57, 57-55 और 55-53 से हराकर भारत को 14 साल बाद विश्व कप चरण में पुरुष टीम स्पर्धा जीतने में मदद की है। हाल ही में भारत से इंडोनेशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक यूएनआरसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है गीता सभरवाल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। सोमवार को अपना पदभार संभालने वाली सभरवाल के पास जलवायु परिवर्तन, सतत शांति, शासन और सामाजिक नीति का समर्थन करने वाले विकास में करीब 30 साल का अनुभव है, जबकि सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को गति देने के लिए डिजिटल तकनीक और डेटा का लाभ उठाती है, संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा है। अगला प्रश्न है,
आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 9वें संस्करण का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है उसेन बोल्ट। जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी 1 से 29 जून 2024 तक संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका करेगी। पहला प्रश्न है 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है टी रविशंकर। केंद्र सरकार ने 3 मई 2024 से 1 वर्ष के लिए टी रविशंकर को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बीपी कानूनगो की सेवानिवृत्ति के बाद मई 2021 में शंकर को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उससे पहले वे आरबीआई के कार्यकारी निदेशकों में से एक थे। श्री स्वामीनाथन, श्री एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और डॉक्टर एमडी पात्रा वर्तमान डिप्टी गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत की पहली अपग्रेडेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम लॉन्च किया है? तो सही आंसर है हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम मशीन लॉन्च करने की घोषणा की है। इन एटीएम को किसी भी समय कैश रिसाइकलिंग मशीन सीआरएम में अपग्रेड किया जा सकता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित ये एटीएम बैंकों को लचीलापन और दक्षता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ के 7 सदस्यीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही है आंसर है नरसिंह पंचम यादव। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को 24 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा निर्धारित शर्त को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष यान शेनज़ो 18 को 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है चीन। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। 25 अप्रैल को चीन ने अपने शेनज़ो 18 अंतरिक्ष यान को विदेश में दिव्य पोत के रूप में भी जाना जाता है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। इसे उत्तर पश्चिम चीन में गोबी रेगिस्तान के किनारे जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने यूनाइटेड किंगडम लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप साउथ यानी LRGS के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? इसका सही आंसर है INS सह्याद्री। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS सह्याद्री ने यूके लिटरल रिस्पॉन्स ग्रुप साउथ यानी कि LRGS के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। इसमें ब्रिटिश रॉयल नेवी के रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी आर्गस और RFA लाइम बे शामिल है। अगला प्रश्न, पिछली तिमाही के अंत में लघु वित्त बैंक का न्यूनतम निवल मूल्य यानी नेट वर्थ कितना होना चाहिए ताकि उसे यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है 1000 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस लेने के इच्छुक लघु वित्त बैंकों के पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति होनी चाहिए, जबकि नियामक ने इस तरह के परिवर्तन के लिए पात्रता नियमों की एक विस्तृत सेट निर्धारित किया है। आरबीआई ने कहा कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 3% से कम होने वाले सूचीबद्ध और लाभदायक लघु वित्त बैंक सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पिछले 2 वित्तीय वर्षों में नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 1% से कम होना चाहिए। उन्हें पिछले 2 वित्तीय वर्षों में लाभ में भी रहना होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? उसका सही आंसर है युवराज सिंह। युवराज सिंह क्रिस गेल और उसेन बोल्ट के साथ मिलकर पहले से घोषित राजदूत हैं। उसेन बोल्ट जमैका का अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं और 8 बार का ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। यह सब अब तक के सबसे बड़े T20 विश्व कप के रोमांच को और बढ़ा देगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 1 से 29 जून 2024 तक खेला जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी 1 जून 2024 से संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा 2000 में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रचनात्मकता का जश्न मनाने और दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के विकास में रचनाकारों और नव प्रवर्तकों द्वारा किए गए योगदान के लिए की गई थी। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह उस तारीख से मेल खाता है जिस दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाला कन्वेंशन लागू हुआ था। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में 55 देशों के मूल्यांकन में भारत 42वें स्थान पर था। किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव के लिए ला सिने श्रेणी में चुना गया? तो सही आंसर है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन
वंस टू नो नायक की फिल्म विश्व स्तर पर 2263 सबमिशन में से चुने गए 18 शॉट्स, जिसमें कि 14 लाइव एक्शन और 4 एनिमेटेड में से एक है, जो इसे ला सिनेफ अनुभाग में एकमात्र भारतीय फिल्म बनाती है। चिंदानंद एस नायक इस फिल्म के निर्देशक हैं। अगला प्रश्न है, फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है डोमा राजू गुकेश। भारत के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डोमा राजू गुकेश ने 22 अप्रैल 2024 को FIDE कैडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले देश के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। विनेश फोगट, अंशु मलिक और रितिका हुड्डा ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया है? इसका सही आंसर है कुश्ती के लिए। भारत ने अब पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए कुश्ती में 4 कोटा हासिल किए हैं। उन्हें सभी महिला कुश्ती में ही आए हैं। हालांकि महिलाओं के 68 किलोग्राम और 76 किलोग्राम वर्ग में केवल 7 पहलवानों ने प्रतिस्पर्धा की। इन दोनों श्रेणियों में सेमीफाइनलिस्टों का फैसला नॉर्डिक प्रणाली टूर्नामेंट के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न है, रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? इसका सही आंसर है बलराज पंवार। बलराज पंवार ने रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। उन्होंने 21 अप्रैल 2024 को दक्षिण कोरिया के चुंगजू में 2024 में पुरुष एकल स्कल स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, भरतनाट्यम नृत्यांगना S पद्मा सुब्रमण्यम और बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्कीट में भारत के लिए पेरिस 2024 कोटा किसने हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है माहेश्वरी चौहान। माहेश्वरी चौहान ने दोहा कतर में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ महिला स्कीट में भारत के लिए पेरिस 2024 का कोटा हासिल किया है। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष युगल वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगे? उसका सही आंसर है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और HS प्रणय। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो PV सिंधु। अगला प्रश्न, संघाई चीन में हुंडई तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर है 8 पदक। तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव और धीरज बोमदेवरा की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने शनिवार को चीन के संघाई में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस मुकाबले में दोस्तों भारत की तरफ से कुल 8 पदक आए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में रजत पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको। भारतीय टीम ने 11 से 17 अप्रैल 2024 तक जॉर्जिया के तस्कालतूबो में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। गुड़गांव की गुंजन अग्रवाल और तिरुवनंतपुरम की संजना फिलोचाको ने रजत पदक जीते, जबकि हिसार की लारिसा और पुणे की साई पाटिल ने कांस्य पदक जीते हैं। सभी 4 प्रतियोगियों ने EGMO में पदक हासिल किए हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? तो सही आंसर है पोखरण फील्ड रबर रेंज, राजस्थान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड रबर रेंज में स्वदेशी मैन पोर्ट एंगल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार सिस्टम का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है नेक्सकार 19। 4 अप्रैल 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च करने के लिए मुंबई का दौरा किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।